नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जे विद अशोक पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 33 करेंगे। इसका पार्ट 1 है। चैप्टर है फ्रेंड्स आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। ओके, तो देखिए चैप्टर नंबर 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया। ये एक ही परिवार के लोग हैं, ऐसे समझ लीजिए। चैप्टर नंबर 31 में हमने सीखा था कॉस्टिंग मेथड्स के बारे कॉस्टिंग के बारे में। चैप्टर नंबर 32 में हमने सीखा कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में। चैप्टर नंबर 33 में हम सीख रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। और चैप्टर नंबर 34 में हम मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में सीखेंगे। और सारे के सारे मतलब ये ऐसे समझ लीजिए ना कि ये सारे के सारे बहुत ही सरल चैप्टरों में से एक हैं। इनमें कोई दम वम है वह नहीं। बेसिकली मैंने जो देखा है, जितना मेहनत इसमें 4 चैप्टर में आप 31, 32, 33, 34 में करेंगे, उतना चैप्टर नंबर 3 में अकेले करना पड़ेगा। बिलीव मी, उतना अकेले उसमें दिमाग लड़ाना पड़ जाएगा। तो आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीखेंगे यहाँ पर और उसके टाइप्स सीखेंगे। स्टैंडर्ड के कुछ टाइप्स होते हैं, उसकी बात करेंगे। देखिए क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा सा ऐसे जनरल भाव और सेंस में समझ लीजिए। जैसे होता नहीं कि मतलब हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। मतलब स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं मतलब जैसे मतलब ये सर कि फॉर एग्जांपल कोई बढ़िया सा एग्जांपल लिया जाए। जैसे हमने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई हमारे घर में जो बच्चे हैं उनका कम से कम जो है एटलीस्ट 80% जो है मार्क्स आना चाहिए 10th और 12th में। ये मतलब हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। ठीक है, हमने ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जो हमारे घर में जितने बच्चे हैं वो अगर 10th और 12th करेंगे तो एटलीस्ट 80% उनका आना चाहिए। तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, करेक्ट है। अब इसी को अचीव करना इनका बेसिक उद्देश्य रहेगा। यही है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड। अब कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है कि मतलब हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जैसे मान लो एक मोबाइल बनना है। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल बनने में बेसिकली 15,000 लगेगा ही लगेगा। ओके, अगर ये स्पेसिफिकेशन है तो 15,000 लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से या फिर अपने दिमाग में ऐसे सोच कर चलिए, थोड़ा सोचिए। अगर आप लैपटॉप लेने जाएं तो कम से कम कितना खर्चा लगेगा सर? कम से कम 50,000 लगेगा आज के समय में, अगर आप i5 वगैरह i3 वगैरह ट्राई करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मुझे मान लो मुझे जो है एक हेलीकॉप्टर खरीदना है तो कितना लगेगा सर? कम से कम जो है 100 करोड़ रुपए के आसपास लगेगा। अच्छा, मुझे प्राइवेट जेट खरीदना है तो कितना लगेगा सर? लगभग 400-500 करोड़ रुपए लगेंगे। बात मेरी आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये स्टैंडर्ड सेट है, मतलब हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट है। उसी तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, हर चीज़ के एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। भाई जैसे घर बनना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भाई कम से कम जो है 1400 रुपये स्क्वायर फीट तो लगेगा ही लगेगा। इससे कम में बात नहीं बनेगी, 1400 रुपये स्क्वायर फीट देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर दी कि 1400 रुपये लगेगा। अब 1400 से ज़्यादा लगा कि कम लगा वो हमें देखना होगा, जिसे हम एक्चुअल कॉस्टिंग बोलेंगे। तो देखिए मतलब बेसिकली मैंने आपको फ्रेंड समझा दिया है। अब पूरी कहानी तो पूरा चैप्टर पढ़ करके ही समझ में आ जाएगा, कोई नॉट टू वरी है। इंट्रोडक्शन में देखें तो देखिए अर्निंग प्रॉफिट इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल ही सर प्रॉफिट कमाना होता है। सिंपल सी बात, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा भी उद्देश्य पढ़ाने के पीछे प्रॉफिट कमाना ही है। ठीक है, हर काम में हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जैसे समाज सेवा भी होती है लेकिन फिर भी प्रॉफिट होता है। फॉर अर्निंग प्रॉफिट दो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं, टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर सेलिंग प्राइस क्या रहेगा और कितना सेल करेंगे, कितना वॉल्यूम होगा उसका, और दूसरा कास्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, कितने रुपए में उसको बेचा गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये डिसाइड किया था कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। मार्केट में अगर को आईफोन 1 लाख का चल रहा है तो उसके जैसा फोन लाओगे तो 1 लाख का बेच सकते हो। उसे बेकार फोन लाओगे तो 40,000 30,000 ऐसे बेचना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना बेच पाओगे, कितना अमाउंट बेचोगे, वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करेगा भाई कि कितनी डिमांड है। राइट, तो हम मतलब कहने का ये है कि इस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते सेलिंग प्राइस पर, ना ही कितना वॉल्यूम बेचेंगे उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल कहाँ कर सकते हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, जिस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं उसको बनाने में कितना खर्च लगा, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, द कास्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बिकम द क्रूशियल फैक्टर इन ऑप्टिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट ऑप्टिमाइज करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, तो उसके लिए जो है क्रूशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सी चीज़ हो जाती है फ्रेंड? कास्ट ऑफ प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। कास्ट कंट्रोल बाय मोस्ट इफिशिएंट कास्ट कंट्रोल इज द एम ऑफ एनी मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजमेंट का उद्देश्य कास्ट कंट्रोल होता है। और कैसे करते हैं कास्ट को कंट्रोल? बाय मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस एंड रिजल्टेंट कॉस्ट रिडक्शन। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेस उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए, तभी हम अपना कास्ट को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। द मैनेजमेंट वुड लाइक टू क्रिएट अ सिस्टम विच कलेक्ट
record, analyze and report the relevant cost data to them so that they can take appropriate decision regarding cost control and various other product related decision। तो ये क्या है, कास्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही तो है। कास्ट अकाउंटिंग क्या करती है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उससे रिलेटेड सारे डेटा इकट्ठा करके मैनेजमेंट को देती है कि तुम निर्णय ले लो। कास्ट अकाउंटिंग की ही बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलोन इज नॉट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग दिस सिस्टम, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमारा काम नहीं चल पा रहा था, इसीलिए तो कास्ट अकाउंटिंग आई थी सामने। देयरफॉर कास्ट अकाउंटिंग हैज एज्यूम्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी जिम्मेदारी नहीं ले पा रही थी, इसलिए कास्ट अकाउंटिंग सामने आती है और ये सारी जिम्मेदारी वो अपने सर पर, अपने कंधों पर लेती है। ठीक है। इन कास्ट अकाउंटिंग देयर आर मैनी टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप्ड ओवर टाइम टू कलेक्ट, रिपोर्ट, एनालाइज एंड रिपोर्ट द कास्ट डेटा। समय के साथ में कास्ट अकाउंटिंग के तहत बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स डेवलप हुई हैं, ठीक, जो कि कलेक्ट करती हैं, रिपोर्ट करती हैं, एनालाइज करती हैं कास्ट रिलेटेड डेटा को। वन एमंग द प्रोमिनेंट टेक्निक इज ऑफ कास्टिंग इज स्टैंडर्ड कास्टिंग। उन्हीं में से एक टेक्निक जो बहुत ज़्यादा यूज की जाती है उसे स्टैंडर्ड कास्टिंग कहा जाता है। ठीक है। तो ये सिर्फ फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन है। हमने देखा भाई कि देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट कमाना उसका उद्देश्य होता है। प्रॉफिट कमाने के लिए हम 2-3 चीज़ों को दिमाग में रख सकते हैं कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जा सकता है। सेलिंग प्राइस को ध्यान में रख करके, कोई चीज़ 500 की बिक रही है, अगर 800 की बिकने लगे तो 300 का प्रॉफिट तो एक्स्ट्रा बढ़ गया। ठीक है। लेकिन ये हम अपने कंट्रोल नहीं रख सकते, मार्केट पर डिपेंड करेगा कि दूसरे कितने में बेच रहे हैं, उतने में ही तुम भी बेच सकते हो। राइट। वॉल्यूम की, जैसे अगर मान लो समोसा 10 रुपये का बिक रहा है, भाई कितने का बेच लोगे, 50 का थोड़ी ना बेच लोगे, 12, 15, 20, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। ओके। वॉल्यूम कितना बेचोगे वो सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करेगा, तुम्हारा समोसा कितना सही है उतने हिसाब से। ठीक है। लेकिन समोसे के बनाने का जो खर्चा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। तो वही बोलना है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा लगा है उसको अच्छे से कंट्रोल करके हम अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। कास्ट कंट्रोल करना मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है, किसी भी मैनेजमेंट का एम होता है। और ये कैसे किया सकता है, जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज उनका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करें और कॉस्ट को घटाएं। ठीक है। मैनेजमेंट चाहेगा कि उनके पास ऐसी रिपोर्ट आए जिसमें ऐसा डेटा कलेक्ट किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, एनालाइज किया जाए और रिपोर्ट किया जाए उनको, जो कि वो बता सके कि हाँ कितना खर्चा लग रहा है, कॉस्ट कितनी लग रही है, ताकि उस कॉस्ट को कंट्रोल किया सके, अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जा सके। ठीक है। इन सब के लिए ही कॉस्ट अकाउंटिंग सामने आती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सक्षम नहीं थी, इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 31 में डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं, हमने बात की थी। चैप्टर नंबर 31 में मेथड्स भी देखे थे और जो है टेक्निक्स भी देखी थी। उनमें से एक जो है कास्ट अकाउंटिंग की टेक्निक है स्टैंडर्ड कास्टिंग। आपको याद होगा मेथड्स जो थे वो क्या थे, कास्ट अकाउंटिंग मेथड जो थे वो कास्ट को कैलकुलेट करने का तरीका बताते थे, कैसे कास्ट कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है। जो चैप्टर नंबर 32 में हमने डिस्कस किया। 33 स्टैंडर्ड कास्टिंग जो है ये कास्ट को कंट्रोल करने का तरीका बताती है। कास्ट जोड़ना कैसे वो नहीं बताती, कंट्रोल कैसे करेंगे, मिनिमाइज कैसे करेंगे, कास्ट को घटाएंगे कैसे, उसके बारे में बात करती है। ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं स्टैंडर्ड कास्टिंग की मीनिंग की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड कास्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस रेफर टू द कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ गुड्स आर प्रोवाइड अ सर्विस अंडर एंटिसिपेटेड कंडीशंस कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विसेज की जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमें जितना हम उम्मीद करते हैं कि एक खिलौना बनाने में कितना खर्चा लगेगा, अगर जो है एंटीसिपेटेड कंडीशन, मार्केट की कंडीशन यही रहें, स्थितियां ऐसी ही रहें, तो कितना खर्चा लगेगा हमको। जैसे हम खाना खाने जाएं नॉर्मल ढाबे पे तो कितना खर्चा लगना चाहिए, सर इस समय मौके पर 150-200 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा होना चाहिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी सर्विस को प्रोवाइड में कितना खर्चा होना चाहिए, अगर एंटीसिपेटेड कंडीशन में हम देखें। ठीक है। कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन, भाई मार्केट कंडीशन को दिमाग में रखते हुए। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट वही होता है क्या, कितना खर्चा होना चाहिए जितना हम उम्मीद करते हैं, मतलब हमारे हिसाब से हम एंटीसिपेट करते हैं कि एक खिलौना बनाने 200 रुपये लगने चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने मान ली। एग्जाम्पल इन्होंने दिया तो आप समझ में आएगा एग्जाम्पल से। इफ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रेजिडेंशियल हाउस ऑफ 1000 स्क्वायर फीट carpet area with the class 1 RCC construction, we need not calculate the cost of each construction material, labor etc। तो अगर मान लो हमें 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाना है क्लास 1 के RCC का, और रेट डिसाइड हुआ है कि 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लगेगा, तो ये एक स्टैंडर्ड रेट सेट हो गया, मार्केट में यही रेट चल रहा है। जैसे हम लोग जाते हैं तो पूछते हैं यहाँ ज़मीन का क्या रेट चल रहा है, तो पता चलता है कि सर दिल्ली में
50,000 रुपये गज चल रहा है, तो वो वहाँ का स्टैंडर्ड सेट हो गया, राइट। आप उसी गांव एरिया में जाते हैं तो पता चलता है 1 बीघा कितने का है, तो बोलते हैं कि सर 12 लाख रुपए का, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, 12 लाख रुपए के आसपास ही चल रहा है। अब तुम 12.5 में बेच लो, तुम 10 में बेच लो, तुम्हारी जैसी जरूरत हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो सेट है वो 12 लाख का है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं 1,000 स्क्वायर फीट का अगर हमें मकान बनाना है, RCC क्लास 1 की अगर यूज होनी है, उसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो एक स्टैंडर्ड रेट सेट हो गया 1600 रुपये स्क्वायर फीट का। अब 1600 रुपये के स्क्वायर फीट का मतलब स्टैंडर्ड रेट अगर हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट हो गई, तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन के मटेरियल, लेबर, कितना टाइम लगेगा, मतलब कितनी मिट्टी लगेगी, ये सारी चीज़ें इररिलेवेंट हो जाती हैं, हमारे लिए कंसर्न नहीं रह जाती, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड जो है सेट कर लिया है, ठीक। द एस्टीमेट फॉर सच कंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल विद द आर्किटेक्ट इंजीनियर। अब कौन बताएगा कि जो है 1,000 स्क्वायर फीट का मकान बनने में कितना खर्चा लगना है, 1600 रुपये स्क्वायर फीट मैंने बोल दिया, कौन बताएगा? ये डेटा आर्किटेक्ट और इंजीनियर के पास अवेलेबल रहता है, सिविल इंजीनियर, बेस्ड ऑन द डिटेल एनालिसिस टेकिंग इनटू द अकाउंट द प्रेजेंट मार्केट रेट्स ऑफ ऑल आइटम। और ये कैसे एनालिसिस करके देते हैं हमारे आर्किटेक्ट और इंजीनियर? ये क्या करते हैं, जो भी मटेरियल लगना है उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, दिमाग में ये रखते हुए कि करंट टाइम पे जो भी गुड्स यूज होने हैं, मोरंग, बालू, सीमेंट, ईंट, पत्थर, सरिया, जो भी यूज होना है, उनका क्या रेट चल रहा है, उसको दिमाग में रखते हुए आर्किटेक्ट और इंजीनियर हमको एस्टिमेट बताते हैं कि हाँ भाई 1,000 स्क्वायर फीट बनाने में क्या रेट आने वाला है आपका, ओके। दिस एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आवर हाउस बिफोर द कंस्ट्रक्शन हैज एक्चुअली स्टार्टेड इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द हाउस। देखिए यहाँ है स्टैंडर्ड कॉस्ट की असली डेफिनेशन, ध्यान दीजिएगा। दिस एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउस, हमारा घर बनाने में कितना खर्चा लगेगा, इवन घर का बनाने का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले ही हमारे पास एक अनुमान आ गया कि घर बनने में 1600 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा लगेगा। इसी को ही फ्रेंड जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ हाउस कहते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट बता दिया गया भाई कि 1600 रुपये स्क्वायर फीट है, 1,000 स्क्वायर फीट है तो 16 लाख रुपए लगेंगे। ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड सेट किया गया नहीं, लगभग 16 लाख रुपए लगने हैं। बात समझ पा रहे हैं? द एक्चुअल कॉस्ट विल बी नोन आफ्टर द हाउस इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड। असली कॉस्ट तो तुम्हें तब पता चलेगी जब पूरा घर बन जाएगा। अभी के लिए हम ये मान कर चलते हैं कि हाँ भाई जो है 16 लाख रुपए लगने वाले हैं, ओके। एक्चुअल कॉस्ट में भी डिफरेंट है ना, होगा ही होगा भाई, एक्चुअल कॉस्ट में भी डिफरेंट देन द एस्टिमेटेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट। जो हमने एस्टिमेट लगाया है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 16 लाख रुपए का है, एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है हमारी 20 लाख रुपए लग जाए। तो ये 20 लाख और 16 लाख के बीच का जो डिफरेंस होता है फ्रेंड्स 4 लाख रुपए का, इसे ही फ्रेंड्स हम वेरिएंस बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में। अकाउंटिंग की भाषा में ये जो 4 लाख रुपए निकला इसे वेरिएंस बोला जाता है। या हो सकता है हमें अनुमान था 16 लाख रुपए लगेगा, लेकिन हमने जो है मान लो 14 लाख रुपीज में बनवा लिया, तो हमारा 2 लाख रुपए बच गया। 16 लाख रुपए में बनना था, 14 में ही बन गया, तो हमारा 2 लाख रुपए बच गया। तो ये जो 2 लाख रुपए का डिफरेंस है, इसे ही फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होती रहेगी, तो ध्यान रखिएगा। तो अब मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको समझ में आई होगी। घर बनने से पहले ही अगर हमने घर का दाम पता कर ले कितना लगने वाला है, तो जो एस्टिमेट किया कॉस्ट उसी को ही फ्रेंड्स हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मान लेते हैं, ओके। द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज वैलिड ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आप सेट करते हैं फ्रेंड्स, वो केवल एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, 1 साल 2 साल के लिए वैलिड होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में महंगाई बढ़ेगी। जैसे जिसने 2012 में मकान बनवाया होगा फ्रेंड, मान लीजिए 2012 में, तो हो सकता है उसने 800 रुपये स्क्वायर फीट में मकान बनवाया हो। आज जो है 2000 कितना आ गया, 2024 में अब पता चल रहा है कि उसने 800 रुपये स्क्वायर फीट में बनवाया था। आप उसके पड़ोसी हैं, अब आप 1600 रुपये स्क्वायर फीट में बनवा रहे हैं। तो ये उस समय का स्टैंडर्ड कॉस्ट था, कब का, 2012 का। आज का स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो गया है, 1600 रुपये, डबल हो चुका है, राइट। तो वही बोल रहा है कि ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही स्टैंडर्ड कॉस्ट वैलिड होती है, डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशनरी है ना, इन्फ्लेशन वाली बात कर रहा है, इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, market force of demand and supply and various other factors, a periodic updating of the standard cost may be necessary। तो मतलब दिमाग में क्या रखना है, इन्फ्लेशन की कंडीशन को दिमाग में रखिए, मार्केट में सप्लाई और डिमांड की क्या स्थिति इसको दिमाग में रखते हुए, और वेरियस अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको पीरियडिकली अपडेट करना जरूरी है। पीरियडिकली अपडेट करते रहना आवश्यक है। मतलब आप समझ में आए होंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स नहीं रहती है, ये समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट या प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट या सर्विस स्टैंडर्ड जो होती है वो क्या रेफर करती है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा होने वाला है, उसका एक अनुमान लगाना। किस आधार पर, एक एंटीसिपेटेड कंडीशन लेते हैं कि हाँ मार्केट की कंडीशन ऐसी रहनी है, मार्केट में रेट ये चलने वाला, तो उस समय हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट ये होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें घर बनवाना है 1000 स्क्वायर फीट का,
तो कितना खर्चा आने वाला है, बिना मटेरियल और सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अगर हम अनुमान लगा लें तो वही एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारी हो जाएगी। जैसे इस कंस्ट्रक्शन का दाम कितना लगने वाला है वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के पास डेटा होगा। इंजीनियर और आर्किटेक्ट कैसे बताएगा, भाई वो रोज़ घर बनवा रहे हैं, हर साल 10 15 20 घर बनवा रहा है, तो उसको डिटेल में पता होता है कि कहाँ कितना खर्चा आने वाला है, प्रेजेंट मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसके आधार पर। ठीक है, तो घर बनने से पहले, कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले अगर हमने अपने घर के कंस्ट्रक्शन में कितना कॉस्ट लगने वाली है अगर उसको पता कर लिया तो फ्रेंड्स उसी कॉस्ट को ही स्टैंडर्ड कॉस्ट कहा जाता है। एक तरीके से आप समझ पा रहे हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट कह सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट तो तभी पता चलेगी जब पूरा घर बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है या एस्टिमेटेड कॉस्ट है उससे डिफरेंट होगी, और जो डिफरेंस होता है उसको हम वेरिएंस कहते हैं। जो डिफरेंस होता है उसे वेरिएंस कहते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट केवल एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही वैलिड होती है, हमेशा नहीं। ये नहीं आज जैसे सोने का दाम कभी 300 रुपये तोला था, आज 65,000 रुपये तोला है, कल को चल करके लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 10 लाख रुपये तोला होगा। ऑब्वियसली आज नहीं, आज से 100-150 साल बाद ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक सर्टेन टाइम पीरियड। अब तुम सोचो कि आज 65,000 का तोला है, आज से जो है 10 साल बाद भी 65,000 का तोला रहेगा, नहीं रहेगा सर। ओके, तो इसीलिए ज़रूरी है कि मार्केट में महंगाई की कंडीशन, डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको हमें समय समय पर अपडेट करते रहना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो दिस टेक्निक इज सिंपलर इन कंपेरिजन टू अदर कॉस्टिंग टेक्निक एज ओनली द वेरिएंस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट इज टू बी असर्टेन। तो ये जो टेक्निक होती है ये आसान होती है दूसरी टेक्निक, कॉस्टिंग की टेक्निक के मुकाबले। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल कॉस्ट में और हमारी जो स्टैंडर्ड या एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके बीच में क्या वेरिएंस है, क्या डिफरेंस है, उसी को ही फिक्स करना होता है। बाकी सारी चीज़ें पहले से ही सेट रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्ट एक्सरसाइज लाइक टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन का मतलब होता है कितना समय लगा, कितना शारीरिक श्रम, फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब फिजिकल कितनी मेहनत करनी पड़ी हमारे लेबर को, दैट इज टाइम एंड मोशन। तो टाइम एंड मोशन में कितना खर्चा हुआ इसकी स्टडी करना, उससे लेबर कॉस्ट डिसाइड करना नहीं जरूरी है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल, हमें ये सब एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि लेबर का कितना मेहनत और श्रम लगा, कितना समय लगा, हमारे लिए मुद्दा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से ही स्टैंडर्ड कॉस्ट अवेलेबल है कि लेबर के ऊपर हमारा 600 रुपये पर डे का खर्चा होना है, ये स्टैंडर्ड सेट है पहले से। तो हम ये नहीं देखेंगे कितना घंटा लग रहा है, कितना समय लग रहा है, कितनी मेहनत पड़ रही, इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट मौजूद है, हम उसी के आधार पर कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, दिस रिजल्ट इन सेविंग टाइम, मनी एंड मैन पावर व्हाइल यूजिंग दिस टेक्निक। अगर हम इस टेक्निक को यूज करते हैं तो हमारा समय बचेगा, हमारा पैसा बचेगा और हमारी मैन पावर भी बचती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट बाय कैलकुलेटिंग द वेरिएंस, इट इनेबल द मैनेजमेंट टू लोकेट एंड एलिमिनेट द सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसीज एंड वेस्टेज। क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है उसमें हम वेरिएंस निकालते हैं। किसका वेरिएंस? कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट को जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट है उससे डिफरेंस निकाल करके। ठीक है, तो हम वेरिएंस पता करते हैं। तो वेरिएंस हमें पता, जैसे हमें मकान 16 लाख रुपए में बनना था, अब पता चला कि मकान बनने में 30 लाख रुपए लग गए भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लगभग 14 लाख रुपीज एक्स्ट्रा लग गया। पता करो कहाँ आखिर ऐसा गड़बड़ कहाँ हुआ, दया पता करो आखिर मिस्टेक कहाँ हुई, कहाँ पर हमसे इनएफिशिएंसी, कहाँ कितना सामान वेस्टेज हो गया, वो पता करने में हमें ये मेथड मदद करता है। एज द स्टैंडर्ड्स आर ऑलरेडी नोन, हमें पहले से स्टैंडर्ड के बारे में पता है कि हाँ इतना खर्चा लगने वाला है। द ऑपरेटिंग स्टाफ टेंड टू मोर कम्पिटेटिव टू अचीव द स्टैंडर्ड्स एंड सो ग्रेटर एफिशिएंसी। ठीक, तो अब स्टैंडर्ड हमारे पहले से ही पता है कि हाँ भाई 1600 रुपये स्क्वायर फीट का ही खर्चा आना चाहिए। तो जो लोग उस काम में लगे हुए इस बात को ध्यान रखते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं भाई कि कोशिश करो कि 1600 के अंदर ही अंदर काम निपट जाए, उससे ज़्यादा ना लगे, वरना बॉस नाराज होंगे। क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि 1600 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब तुम लोग लूट खा रहे हो, चोरी कर रहे हो, बेच दे रहे हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एज द प्राइसेस बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्ट आर मोर रियलिस्टिक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको प्राइस डिसाइड करने में, दाम डिसाइड करने में मदद करती है। इफ सेलिंग प्राइसेस आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, the market may not accept these as it is not concerned with the inefficiencies of any particular product। मतलब ये बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है देन की एक्चुअल कॉस्टिंग से। सेलिंग प्राइस अगर तुम एक्चुअल कॉस्टिंग से डिसाइड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि तुम्हारी फैक्ट्री में गड़बड़ हुई, उसका भरपाई हम नहीं करेंगे। मतलब इन कस्टमर का कहना है कि भाई जैसे तुम दिन के 100 फ्रिज बना पाते थे, ठीक है, तो तुम एक फ्रिज 20,000 का बेचते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब 80 फ्रिज बनाए तुमने, 80 फ्रिज। अब तुम कह रहे हो कि ये जो 80 फ्रिज बने हैं
पूरा दिन तो वेस्ट हुआ, उतना ही खर्चा हुआ, तो हम इसको 25,000 का बेचेंगे पैसा कवर करने के लिए, तो नहीं, कस्टमर मना कर देगा, भाई इस चक्कर में ना रहो, 25 हम नहीं देंगे, हम देंगे 20 ही। तुम्हारी गलती है ना, तुम 80 क्यों बनाए, तुम 120 बनाते हैं, हमने थोड़ी ना मना किया था, हमारा कंसर्न नहीं है, वही बात यहाँ बोली जा रही है, ठीक है। तो मार्केट प्रेफर करती है प्रोडक्ट व्हिच आर अवेलेबल एट द कम्पिटेटिव रेट, मार्केट उन्हीं प्रोडक्ट को पसंद करेगी जो कम्पिटेटिव रेट पर अवेलेबल हो, महंगा कोई खरीदने वाला नहीं है। तो दीज आर द एडवांटेजेस, ठीक है। तो एडवांटेज में हमने देखा ये टेक्निक बहुत सिंपल है दूसरी टेक्निक के मुकाबले, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ जो है वेरिएंस कैलकुलेट करना रहता है, एक्चुअल और एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है या स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसके बीच का डिफरेंस निकालना ही रहता है। जैसे हमें टाइम और मोशन की स्टडी करने की जरूरत नहीं है कि लेबर कॉस्ट कितनी लगी है, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से ही अवेलेबल है कि लेबर के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। इससे हमारा समय, पैसे और हमारा मैन पावर सब बचता है। क्योंकि जो टेक्निक होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, उसमें हम एक्चुअल कास्ट को कंपेयर करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट से, ठीक है। तो हमें ये मैनेजमेंट को या हमें ये पता करने में आसानी होती है कि हमने गड़बड़ियाँ कहाँ की, कहाँ पर हमने अपना पैसा या सामान या समय वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड हमें पहले से ही पता होता है कि कितना खर्चा आना चाहिए। तो ऐसे में जो स्टाफ है, जो लोग काम करते हैं, उनको ये पता होता है कि हमें इतने में ही काम चलाना है, इतने ही 1600 रुपये स्क्वायर फीट में ही बना देना, 2200 में नहीं बना सकते, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, हमारा पैसा ही हमको नहीं मिलेगा। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है प्राइस डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जो प्राइस होता है वो रियलिस्टिक होता है। अगर एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पर सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट हो सकता है बिके ही ना। क्यों? क्योंकि कस्टमर को तुम्हारी इनएफिशिएंसी, तुम्हारी गलतियों, तुम्हारे वेस्टेज से कोई लेना देना नहीं होता। कस्टमर वही प्रोडक्ट पसंद करेगा जो मार्केट में कंपिटेटिव रेट पर सस्ते में अवेलेबल हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, मेन एप्लीकेशन क्या क्या है, तो देखिए, द मैनेजमेंट यूजेज इट फॉर प्लानिंग, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए यूज करता है। द प्रोडक्शन, सेल्स एंड प्रॉफिट बजट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब हमारा प्रोडक्शन कितना होने वाला है, हमारा सेल्स क्या रहने वाली है, हम कितना प्रॉफिट कमाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है हमारी, उसी के आधार पर। जैसे एक खिलौना बनाए में स्टैंडर्ड हमारा 200 का है, तो 200 के आधार पर ही हम देख लें कितना प्रोडक्ट बनाएंगे। मान लो हम 1 लाख खिलौने बनाएंगे, ठीक है, 200 रुपये का हमारा बनने में आ रहा है, हम इसको 220 का बेचेंगे, कितना प्रॉफिट आएगा, ये सारी चीज़ें हम इसी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। एक्चुअल कॉस्ट डिफरेंट होगी, वो बात अलग की है, लेकिन हम ये सारा कैलकुलेशन कर पा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की वजह से। इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरियंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में डिफरेंस जो होता है उसी को ही वेरियंस कहते हैं, उसके मेजरमेंट में ये मदद करता है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इनएफिशिएंसी सो दैट करेक्टिव एक्शंस कैन बी इनिशिएटेड। ये आपको मदद करता है कि किन एरियाज में इनएफिशिएंसी है, कहाँ पर हम वेस्टेज कर रहे हैं, कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम चल रही है, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो ऐसे में हम करेक्टिव एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, चीज़ों को सुधार सकते हैं। इट इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द एक्चुअल कॉस्ट एज मैनेजमेंट गेट्स टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियंस एट ईच कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसमें भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि हमें वेरिएंस क्या हो रहा है हर एक कॉस्ट सेंटर का, वो डेटा आसानी से और जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाता है। इसलिए हम, अगर हमें हर कॉस्ट सेंटर पर कितना खर्चा लग रहा है, कितना लगना चाहिए 200 रुपये, और लग कितना रहा है 300 रुपये, तो हमें आइडिया लग गया कि भाई इस कॉस्ट सेंटर पर गड़बड़ हो रही है, यहाँ हमें कंट्रोल की ज़रूरत है। इट कैन बी यूज टू मोटिवेट द वर्कफोर्स फॉर टू कंटेन द एक्सपेंसेस विद इन द सेट स्टैंडर्ड। हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई जो खर्चा है वो उसी स्टैंडर्ड के अंतर्गत ही करो। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन डिवाइजिंग एन इंसेंटिव सिस्टम फॉर द एम्प्लॉय टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इंसेंटिव सिस्टम भी यहाँ पर ला सकते हैं इसकी सहायता से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की सहायता से, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप सोचो कि अगर हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 200 रुपये का है और हमारा एम्प्लॉय इसको घटा करके अगर 150 रुपये कर रहा है भाई, तो इंसेंटिव लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने हमारा बहुत पैसा बचा है, हम तुमको उसके बदले में प्रॉफिट शेयर करेंगे तुम्हारे साथ में, या प्रॉफिट देंगे। बात समझ में आई हमारी, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एप्लीकेशन की बात करें तो मैनेजमेंट इसे प्लानिंग के लिए यूज करता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट के आधार पर ही हमारा सेल कितना होने वाला है, मतलब सेल से हम कितना कमाने वाले हैं, कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं, कितना प्रॉफिट रहने वाला है, सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इसको यूज करते हैं वेरिएंस को मेजरमेंट करने के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की सहायता से स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस, जिसे वेरिएंस कहते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एरियाज ऑफ इनएफिशिएंसी को पहचानने में मदद करता है
कहाँ पर गड़बड़ हो रही, कहाँ पर वेस्टेज हो रहा है, उसको पहचानने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ में करेक्टिव एक्शन इनिशिएट करने में भी आपको मदद करता है, क्योंकि आपको पता है ना कि वेस्टेज कहाँ हो रहा है, तो एक्शन भी आप उसी हिसाब से इनिशिएट कर सकते हैं। कास्ट को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि आपको पता होता है, मैनेजमेंट को पता होता है कि कहाँ पर वेरिएंस ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पर गड़बड़ ज़्यादा हो रही है, किस कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे बैंक में लोन डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है और कैश डिपार्टमेंट एक आपका कॉस्ट सेंटर है। मतलब एक छोटी से छोटी यूनिट, किसी भी बिजनेस की छोटी सी यूनिट जिसका कॉस्टिंग अलग से की जा सके, उसे कॉस्ट सेंटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने में मदद मिलता है कि भाई जो भी सेट स्टैंडर्ड उसके तहत ही काम करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में जो इंसेंटिव स्कीम आप बना सकते हैं एम्प्लॉय के लिए, उनको मोटिवेट रखने के लिए कि हाँ भाई अगर तुम हमारा पैसा बचाओगे तो बदले में हम भी तुम्हारे लिए फ़ायदा करवाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की सहायता से कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, 3 तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं, बात करेंगे पहले। सपोज अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांट टू फाइंड आउट हाउ मैनी किलोमीटर अ ट्रक ड्राइवर कैन ड्राइव इन अ डे। मान लो कि जो आपका कंपनी है वो स्टैंडर्ड सेट करना चाहती है कि भाई एक ड्राइवर एक दिन में कितनी दूरी तय कर सकता है। इसका एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहती है कि ट्रक ड्राइवर एक दिन में कितनी दूर चला सकता है, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। ठीक है, इट वांट टू सेट एन अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बजट एंड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रक ड्राइवर एम्प्लॉयड बाय इट। तो इसका उद्देश्य क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहता है, उसी की सहायता से ये बजट तय करेगा कि मान लो हमें 2000 किलोमीटर जाना है हमारी गाड़ी को, तो कितने दिन लग जाएंगे। ठीक, और साथ ही साथ में जिन एम्प्लॉई को हमने रखा हुआ है, जिन ड्राइवरों को हमने रखा है, उनकी परफॉर्मेंस को भी हम कंपेयर कर पाएंगे, भाई तुम सही चला रहे हो कि वो वाला दूसरा ड्राइवर हमारा सही चला रहा है। कंपनी यहाँ क्या करेगी, कंपनी में फिक्स स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस of a few drivers who have maximum efficiency, have a very little idle time and can work continuously for long hours। तो कंपनी क्या करेगी कि स्टैंडर्ड फिक्स कर देगी। कैसे स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए क्या करेगी, बेहतरीन ड्राइवर जो उनके हैं उनको चुनेगी कि भाई कुछ ड्राइवर जिनकी ज़बरदस्त इफिशियंसी, अच्छा चलाते हैं, अच्छी दूरी तय करते हैं, ज़्यादा आराम नहीं करते और काफ़ी लंबे समय तक लगातार गाड़ी चला सकते हैं। तो ऐसे लोगों को लिया और उसके आधार पर स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हाँ हम दिन भर में हमारा जो ट्रक है वो लगभग 600 किलोमीटर जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है अभी देखते हैं। दिस स्टैंडर्ड विल बी आइडल स्टैंडर्ड। अब ये कैसा स्टैंडर्ड है, एक आदर्श स्टैंडर्ड है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, सारी चीज़ें सही रहे तो ऐसा होना चाहिए, बट अनरियलिस्टिक है। लेकिन ये देखो, ये एक आइडल स्टैंडर्ड तो है लेकिन अनरियलिस्टिक है, रियलिटी से लेना देना नहीं है। एज एवरेज ड्राइवर विल नॉट बी एबल टू अचीव दिस स्टैंडर्ड। जो औसत ड्राइवर होगा वो भैया 600 किलोमीटर नहीं ले जा पाएगा, वो बोलेगा भैया हमारे बस का ना है, हम हार्डली 400 किलोमीटर ले जा सकते हैं। गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ यहाँ हुई कि हमने उन्हीं लोगों को चुन लिया जो बेस्ट थे। ओके, हो सकता है कोई बच्चा हो जो 18 घंटे पढ़ता हो, लेकिन क्या सारे बच्चे 18 घंटे पढ़ पाएंगे, नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12 घंटे 13 घंटे ही पढ़ेंगे। तो वही बोल रहा है कि भाई ये जो तुमने आइडल स्टैंडर्ड सेट तो कर लिया पर ये अनरियलिस्टिक है। आ स्टैंडर्ड सेट शुड बी रियलिस्टिक सो दैट अ नॉर्मल वर्कर मे मैच इट बाय गिविंग एक्स्ट्रा एफर्ट। जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए ताकि जो नॉर्मल वर्कर है वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट दे उसको अचीव करने के लिए। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, चलो ये ट्रक वर्कर का हो गया। जैसे आपकी ब्रांच है, मान लेते हैं स्केल 2 की ब्रांच। अब वहाँ क्रेडिट का टारगेट कितना दिया गया, 10 करोड़ करना है। ठीक, 10 करोड़ रुपए का लोन इस साल तुम्हें बांटना है। पिछले साल इस जो मैनेजर थे उसने कितना बांटा था सर, 50 लाख रुपए बांटा था। तो पिछले साल के मैनेजर ने 50 लाख रुपए का लोन इस ब्रांच में बांटा, इस साल आप मैनेजर बने, आपको 10 करोड़ का टारगेट दे दिया गया। क्या रियलिस्टिक है, क्या प्रैक्टिकल है, नहीं। तो होगा क्या भाई, 50 लाख का अचीवमेंट था, चलो तुम 80 लाख कह देते, तुम बहुत कहते 1 करोड़ रुपए का टारगेट दे देते, तो मैं एफर्ट भी करता कि चलो 50 लाख पिछली बार में, मैं एफर्ट करता हूँ 80 लाख रुपए करने की कोशिश करूंगा। तुम 10 करोड़ बता रहे हो तो फिर फायदा क्या, ना 10 करोड़ होगा और ना मेरे एफर्ट का कोई फायदा, मैं चुपचाप कुछ भी नहीं करूंगा। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है। बात समझ में आई। तो ये अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड नहीं सेट करनी चाहिए। अ स्टैंडर्ड सेट शुड बी रियलिस्टिक, ताकि जो नॉर्मल वर्कर है वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट करके, जैसे 50 लाख का टारगेट, 80 लाख का टारगेट है तो चलो 50 हुआ था 80 कर ले जाएंगे, तो एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा। ओके, इफ द स्टैंडर्ड इज सेट एन अनरियलिस्टिक वे, अगर स्टैंडर्ड आपने सेट किया है लेकिन रियलिटी को ध्यान में ना रखते हुए, द वर्कर में बी डिमोटिवेटेड, तो उसका असर ये होगा कि वर्कर डिमोटिवेटेड फील करेगा और वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कितना भी एफर्ट डाल दूं 10 करोड़ तो हो ही नहीं सकता, असंभव। ओके, दे मे नॉट
रियलाइज दैट इवन विथ एक्स्ट्रा एफर्ट दे विल नॉट बी एबल टू मैच द स्टैंडर्ड। वो कितना भी एफर्ट कर दें फिर भी वो स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाए, तो एफर्ट ही करना बंद कर दिया। जब मैंने तुमसे कहा कि 18 घंटे पढ़ने हैं तो तुम 12 पढ़ सकते हो, 18 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो तुम सोच रहे हो कि यार मैं कितना भी मेहनत करूँ तो 12 से 13 कर लूंगा, 14 कर लूंगा, पर 18 नहीं कर सकता, तो तुम कहोगे जाने दो यार, हमको करना ही नहीं है, 18 घंटे छोड़ो, 1 घंटा नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो ये होता है आइडल स्टैंडर्ड वगैरह की बातें। बेस्ड ऑन हाउ डिमांडिंग द स्टैंडर्ड शुड बी, मतलब हाउ डिमांडिंग द स्टैंडर्ड शुड बी के आधार पर 3 तरीके के जो है स्टैंडर्ड होते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड, आइडल स्टैंडर्ड और करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड वो होता है कि इतना तो होना ही चाहिए, मतलब बेसिक स्टैंडर्ड होता है मतलब इतना तो होना ही चाहिए। जैसे अगर आप 3rd AC में यात्रा कर रहे हैं, 3rd AC में, या आप स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं, या फिर आप 1st क्लास AC में यात्रा कर रहे हैं, तो अब आपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया ना, यार मैं 1st क्लास AC में हूँ तो इतना तो व्यवस्था होनी ही चाहिए, तो दैट इज जितनी आपकी बेसिक चीज़ें, बेसिक तो होना ही चाहिए, बेसिक स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर आता है आइडल स्टैंडर्ड, भाई आदर्श दुनिया। आइडल स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताया था ट्रक वाला एग्जांपल, कि हाँ सब कुछ जैसे हमने कहा कि हमारे जो ड्राइवर हैं वो 600 किलोमीटर चलकर जाएंगे, मान लो रास्ते में सड़क खराब है, क्या करेंगे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, रास्ते में पुलिस ने जाम लगा रखा है, आगे नहीं जाने दे रही, चेकिंग चल रही है, तो 600 किलोमीटर चला जाएगा क्या, नहीं। तो ऐसे स्टैंडर्ड जो आदर्श दुनिया में बने, आदर्श सब कुछ आइडल कंडीशन लेकर के किया जाए, उसे आइडल स्टैंडर्ड कहते हैं। और ये है असली वाला, जिसे कहते हैं जो करंटली अटेनेबल है, जो असलियत में तुम अचीव कर सकते हो। तुमने अपने बच्चे से कहा कि भाई ना 99% रिजल्ट चाहिए मुझे, मैं कुछ नहीं जानता, खाओ पियो चाहे ना खाओ पियो, 99% 10th में मुझे चाहिए, वो क्या करेगा, 99 ले आएगा, नहीं। तो ये है मतलब बेसिक स्टैंडर्ड, भाई देख कितनी भी हो 70% तो ले ही आना, बेसिक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमने। आइडल स्टैंडर्ड भाई साहब 90 तो आ ही जाना चाहिए, 90%। करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड में जब आए तो आपने ये बात की कि ठीक है यार चलो कोशिश करो, कोई नहीं 60% तो ले आओगे ना, अटेनेबल है, हाँ, तो ये अटेन करने वाला है, ये बेसिक है, आपने मान रखा कि इतना तो होना ही चाहिए, 70% तो हमारे बच्चे का आना ही चाहिए चाहे जो हो जाए, ठीक है। और ये आइडल है 90%, ठीक है, बात समझ गए। यही सारी बातें यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिटेल में करनी है। द बेसिक स्टैंडर्ड, तो दीज आर द स्टैंडर्ड विच आर एस्टेब्लिश्ड फॉर यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बेसिक स्टैंडर्ड जो होते हैं फ्रेंड्स, वो ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जो लंबे समय तक यूज किए जाते हैं, ठीक है, लंबे समय तक प्रयोग में आते हैं। मेन एडवांटेज भी इनका यही होता है बेसिक स्टैंडर्ड्स का, इज दैट इट प्रोवाइड अ बेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम फॉर कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद द सेम स्टैंडर्ड। मतलब लंबे समय तक आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड की यही खासियत होती है, ठीक है। बेसिक स्टैंडर्ड मतलब सबसे सरल सा स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बहुत रियलिस्टिक नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। बट दीज स्टैंडर्ड्स आर नॉट वेरी यूजफुल इफ फ्रिक्वेंटली चेंजेस टेक प्लेस इन प्रोडक्शन मेथड, प्राइस, लेबर कंडीशन एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर। मतलब क्या है, हमने बेसिक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि इतना कास्ट होनी चाहिए, बेसिक कास्ट कितनी होनी चाहिए, 2000 रुपये स्क्वायर फीट होनी चाहिए, मान लो हमने बेसिक रखा हुआ है। लेकिन भाई 2000 रुपये स्क्वायर फीट तब तुमने सोचा था जब लेबर जो है 500 रुपये पर डे पे काम कर रहे थे, आज लेबर जो है 1500 रुपये पर डे मांग रहा है, तो आपको क्या लगता है हम 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि भाई चीज़ें चेंज होती रहेंगी, अगर फ्रिक्वेंट चेंजेज आ रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो फिर ये स्टैंडर्ड बहुत यूजफुल नहीं रह जाएगा बेसिक स्टैंडर्ड, एज दे मे नॉट रिप्रेजेंट द करंट कॉस्ट करेक्टली, देयर प्रैक्टिस इज लिमिटेड। मतलब ये जो है क्या करते हैं, करंट कॉस्ट को करेक्टली नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में इनकी प्रैक्टिस जो है, इनको प्रयोग में लाना थोड़ा सा लिमिटेड होता है, ठीक है। तो हमने ये समझा क्या कि वेरियस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड की हमने बात की। तो मान लो कि ट्रक कंपनी वो स्टैंडर्ड सेट करना चाहती है कि हमारा ट्रक ड्राइवर एक दिन में कितनी दूर तक गाड़ी चला सकता है। इसके लिए वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं, ताकि वो एक स्टैंडर्ड सेट कर दे कि हाँ एक ड्राइवर को इतने दिन, मतलब दिन भर में इतनी देर गाड़ी चलानी, इतनी देर ट्रक चलाना ही है, ठीक है। उसी हिसाब से वो दूसरे ड्राइवर को कंपेयर भी कर सकते हैं कि हाँ एक ड्राइवर 600 किलोमीटर चला रहा है, बाकी 10 ड्राइवर नहीं चला रहे हैं, तो गड़बड़ है, ठीक है। इसी पर्पज के लिए तो कंपनी क्या करेगी, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कुछ गिने चुने ड्राइवरों को लेगी, जो सबसे मेहनती लोग हैं, जो ज़्यादा आराम नहीं करते और लंबे समय तक काम कर सकते हैं, उनके आधार पर इन्होंने स्टैंडर्ड बना तो दिया। लेकिन ये एक आइडल स्टैंडर्ड है, आदर्श दुनिया का स्टैंडर्ड है, हमेशा परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होंगी, रोड वैसे नहीं होंगे, है ना।
और हो सकता है रास्ते में एक्सीडेंट हुआ सामान साथ, तो ये अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया है, ठीक है। और एवरेज ड्राइवर के बस का भी नहीं है इसको अचीव कर पाना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो सेट किए जाएं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, ताकि जो नॉर्मल एम्प्लॉई है, नॉर्मल ड्राइवर है, वो भी उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करे। अब अगर स्टैंडर्ड आपने अनरियलिस्टिक सेट कर दिया है तो वर्कर डिमोटिवेट हो जाएगा और वो प्रयास भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं कितना भी, तुमने कहा कि 2000 किलोमीटर जाना है, वो बेचारा दिन में 400 किलोमीटर चलता है, 2000 किलोमीटर कहाँ चला जाएगा। ऑब्वियसली मैं दिन के 3 लेक्चर ले पाता हूँ हार्डली। आप बोलोगे सर नहीं आपको 20 लेक्चर लेने हैं, सर पागल हो जाऊंगा, 20 लेक्चर दिन के 3 किसी तरह से आते हैं, 20 कैसे हो जाएंगे, तो अनरियलिस्टिक मत बनिए। हाँ आप 4 कहो, मैं 3 लेता हूँ लेक्चर, आप बोल दो कि सर आज 4 लेक्चर लेना है, तो मैं थोड़ा सा एफर्ट करूँ, चलो ठीक है 3 मैं रोज पढ़ाता हूँ, एक और कोशिश करके मैं ले लेता हूँ। लेकिन तुमको 20 लेने हैं तो भैया ऐसा है कि ना 3 होगा ना 20 होगा, बैठे रहो, मैं भी बैठा हूँ तुम भी बैठे हो, ओके। तो वही बोल रहा है कि भाई वर्कर जो है एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं डालेगा। तो बेहतर होगा कि अगर जो है हम रियलिस्टिक मतलब रियलिटी बेस्ड जो है अगर वो रखें अपना स्टैंडर्ड, तो हमारे वर्कर एफर्ट करेंगे और उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड जो है डिमांडिंग कितने होने चाहिए, हाउ डिमांडिंग होनी चाहिए, उसके आधार पर 3 तरीके के स्टैंडर्ड है, बेसिक, आइडल और करंटली अटेनेबल। बेसिक स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है जो बेसिक बुनियाद की बात करता है, ये लंबे समय तक अवेलेबल रहते हैं, यूज में आते रहते हैं। इनका फायदा यही है कि हम कंपेयर कर सकते हैं कॉस्ट को, किससे हम कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट को बेसिक कॉस्ट से लंबे समय तक, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट की कंडीशन बदलती रहती है, चीज़ों के दाम बदलते रहते हैं, है ना, प्रोडक्शन मेथड, प्राइस का लेवल, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। इसलिए ये जो हमारा स्टैंडर्ड रेट है, बेसिक स्टैंडर्ड रेट है, ये प्रैक्टिकल नहीं रह जाता है, ठीक है। ये करंट कॉस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ऐसे में इनका प्रयोग जो है लिमिटेड है, मतलब हम बहुत ज़्यादा प्रयोग में इन्हें नहीं ला सकते। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा आइडल स्टैंडर्ड। तो आइडल स्टैंडर्ड जो हमने वो ट्रक वाला देखा ही था। दीज स्टैंडर्ड टेक इनटू अकाउंट द परफेक्ट परफॉर्मेंस, परफेक्ट बातें, मतलब एक आदर्श दुनिया है, वहाँ सब कुछ सही है, हर चीज़ स्मूथली चल रही है, अब कितना करोगे वो देखना है। दीज स्टैंडर्ड्स रिप्रेजेंट द कॉस्ट विच आर अचीवेबल अंडर द आइडल ऑपरेटिंग कंडीशन। ये स्टैंडर्ड उस मतलब जो आइडल स्टैंडर्ड होते हैं उस कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि अचीव की जा सकती है आदर्श ऑपरेटिंग कंडीशन के तहत। आदर्श दुनिया में इनको अचीव किया जा सकता है। हेंस दीज आर मोर आइडियलिस्टिक एंड लेस रियलिस्टिक। ये आदर्श होते हैं, रियलिस्टिक नहीं होते हैं, ठीक है। रियलिटी से इनका कोई खास लेना देना नहीं है। एज दीज स्टैंडर्ड मे हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द वर्कर, देयर यूज आल्सो लिमिटेड इन प्रैक्टिस। अब इनका प्रभाव जो मैंने बताया नहीं कि ड्राइव, आपने कहा कि बच्चे से कि 99% लाना है, तो बोलता है कि यहाँ 65 तो किसी तरह से आने वाले नहीं है, तुम 99 के चक्कर में हो, तो उससे उसका मोटिवेशन और मोरल डाउन हो जाता है वर्कर का या बच्चे का, तो वो कुछ करेगा ही नहीं। तो इसकी वजह से इसका भी यूज जो है लिमिटेड ही रहता है। आइडल स्टैंडर्ड का भी हम लिमिटेड ही यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड क्या होते हैं? आइडल स्टैंडर्ड परफेक्ट परफॉर्मेंस को कंसिडर करके चलते हैं कि सब आदर्श चीज़ें हैं उसके हिसाब चलेगा। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट द कॉस्ट जो कि अचीव की जाती है आइडल ऑपरेटिंग कंडीशन में। सब कुछ सही है, आप गाड़ी पे बैठ गए, हाईवे एकदम ओपन है, बस चले रहिए 100-120 की स्पीड में और पहुंच जाइए 4 घंटे में, उसके लिए है ये आइडल कंडीशन का। अब रास्ते में कोहरा है, फॉग है, पुलिस चेकिंग लगे, उन सब चीज़ों को यहाँ ध्यान ही नहीं रखा जाता है। तो ये आदर्श होते हैं, आदर्श स्टैंडर्ड है, इनका रियलिटी से कहीं खास लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये इनका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। भाई इतना आदर्श सेट कर दिया हो कि दिन भर में 600 किलोमीटर जाना है और वो जाएगा 400 किलोमीटर, तो उसका मोटिवेशन और मोरल दोनों डाउन रहता है, तो वो एफर्ट भी नहीं डालते, एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डाल पाते हैं। तो ऐसे में इसका भी लिमिटेड प्रयोग ही होता है, ज़्यादा यूज हम नहीं करते हैं। अब आता है करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड। तो करंटली अटेनेबल मतलब जिन्हें हम करंटली अचीव कर सकते हैं। इफ फ्रीक्वेंट चेंजेस टेक प्लेस इन प्रोडक्शन मेथड्स, price level, labor condition and other relevant factors of the production, it is advisable to make necessary adjustment in cost standard also to make more realistic। तो अगर सारी चीज़ें बराबर बदल रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करना चाहिए अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट में, ठीक है, उसमें हम चेंजेस करेंगे ताकि ये रियलिस्टिक रहे। करंट अटेनेबल या करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड इज सच एन एडजस्टेड स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटिंग सर्टेन कंडीशन एंड फॉर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग द सर्टेन पीरियड। तो मतलब करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड इसी तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से नेसेसरी चेंजेस कर दिए जाते हैं। दीज स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक स्टडीज
बट एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन द सब्जेक्टिव फैक्टर इन द करंट पीरियड। ये स्टैंडर्ड जो होते हैं आपके करंटली अटेनेबल वाले, ये साइंटिफिक स्टडी के आधार पर फिक्स किए जाते हैं, लेकिन इनकी एक और खासियत होती है, इनमें एडजस्टमेंट किए जाते हैं। जो भी चेंजेस हो रहे हैं मार्केट कंडीशन में उस टाइम पीरियड के दौरान, उसके हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट भी बराबर किया जाता है। दीज स्टैंडर्ड्स देयरफॉर आर मोर रियलिस्टिक टू अचीव एज दे टेक इनटू अकाउंट नॉर्मल आइडल टाइम, वेस्टेज, ब्रेक डाउन ऑफ मशीन। ये सारी चीज़ों को ये कंसिडर करके चलता है। तो भाई जो ये स्टैंडर्ड होते हैं ये ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, अचीव करने में आदमी कामयाब हो सकता है, क्योंकि इसमें आदमी कितनी देर आराम करेगा उसको भी ध्यान रखा जाता है, कितना वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का और मटेरियल का वो भी ध्यान रखा जाता है, मशीनें भी ख़राब हो सकती हैं, ट्रक ख़राब भी हो सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसे में ये बड़ा ही रियलिस्टिक वाला होता है। ओके, दीज स्टैंडर्ड्स आर नाइदर टू ईजी टू अचीव नार इम्पॉसिबल टू अचीव। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं फ्रेंड, ये ना तो बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं और ना ही इम्पॉसिबल होता है, ना तो आसानी से मिलेगा और ना ही मुश्किल से मिलेगा। जैसे हमने अपने बच्चे के लिए स्टैंडर्ड सेट किया 70% का, तो अब 70% लाना इतना भी हलवा नहीं है और इतना भी इम्पॉसिबल नहीं कि ना आए। 70% इज ओके, लेकिन 90% आइडल हो गया। ओके भाई, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। ओके, तो वही बोल रहा है, बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज दीज स्टैंडर्ड्स आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री। इन्हीं सभी खासियतों की वजह से ये जो स्टैंडर्ड होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। मैनेजमेंट में प्रेफर टू ट्विक दीज स्टैंडर्ड्स to change their difficulty level depending upon the peculiar nature of the organization and its objective। जो मैनेजमेंट है यदि वो चाहे तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ट्विक मतलब हल्का सा मॉडिफिकेशन करना, स्टैंडर्ड में थोड़ा मॉडिफिकेशन चेंजेस भी किया जा सकते हैं बेस्ड ऑन देयर डिफिकल्टी लेवल, यानी कि उनके डिफिकल्टी लेवल को चेंज किया जा सकता है। सॉरी, तो मैनेजमेंट में प्रेफर टू ट्वीक दीज स्टैंडर्ड्स। तो मैनेजमेंट ये चाहे तो इन स्टैंडर्ड्स को चेंज कर सकता है, ट्वीक कर सकता है, टू चेंज देयर डिफिकल्टी लेवल डिपेंडिंग अपॉन द पेक्यूलियर नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या खासियत है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से इन स्टैंडर्ड्स में चेंजेज भी किए जा सकते हैं। ओके, कोई जरूरी नहीं कि वही सेम स्टैंडर्ड हर कोई फॉलो करे। ठीक है, तो करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड जो होते हैं ये बड़े ही रियलिस्टिक स्टैंडर्ड होते हैं। इनमें ज़रूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट किए जाते हैं, अगर प्राइसेस बदलेंगे तो स्टैंडर्ड में भी एडजस्टमेंट किए जाते हैं। करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड जो है एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। सर्टेन कंडीशन, जैसे जैसे कंडीशन बदलेगी, जैसे जैसे रेट बदलेंगे, उसी हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। ये साइंटिफिक मेथड पर आधारित होते हैं, इनको फिक्स किया जाता है इन स्टैंडर्ड्स को, लेकिन एडजस्टमेंट जो है ज़रूरत के हिसाब से कर दी जाती है। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, भावनात्मक नहीं होते हैं। इसमें आइडल टाइम को, इसमें वेस्टेज को, इसमें मशीन डाउन टाइम को, इन सब चीज़ों को कंसिडर करा जाता है। ठीक है, ना तो ये आसानी से अचीव हो सकते हैं, ना ही बहुत मुश्किल होते हैं अचीव होना। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो निपट जाएगा काम। ओके, इन्हीं सभी क्वालिटी की वजह से ये वाइडली बहुत ज़्यादा हर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यही वाला स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। और मैनेजमेंट अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट है या जो स्टैंडर्ड है ये उसमें चेंजेज कर सकती है, जैसा अगर ऑर्गेनाइजेशन की नीड है तो। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर अपना ये पहला पार्ट यहीं पर निपटता है। होप है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने कहा कि ईजी पीजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं, आप धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। मॉड्यूल डी मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी हल्का मॉड्यूल है AFM में, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें मुझे दिखी नहीं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।